तो ये जो विखंडन के पश्चात क्या होता है कि इसमें जेमी होते हैं और वो ये जो छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इनके ये टूट के अलग हो जाते हैं और इनसे एक नया प्लांट ग्रो करता है। ये अलैंगिक जनन में होता है। ये क्या होते हैं कि ये बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों में जेमी जो होती हैं, छोटे छोटे पात्र जिन्हें जेमा कप कहते हैं, इसमें स्थित होती हैं और अपने पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाती हैं। इससे एक नया पादप उगाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर या दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें कभी कभी प्लांट अलग अलग भी हो सकते हैं और कभी कभी एक ही थैलस पे दोनों ही जननांग रहते हैं। तो इसमें एक स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट में एक पाद, फुट, सीटा और कैप्सूल होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और स्पोर अंकुरण होने के कारण युग्मकोद्भिद बनते हैं। तो हमने जो लिवरवर्ट है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में ब्रायोफाइट है, मॉस के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रायोप्सिडा का सदस्य है। ये ब्रायोप्सिडा का मॉस सदस्य है और जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था इसमें युग्मकोद्भिद होती है। मॉस युग्मकोद्भिद में 2 स्टेज बनती है। पहली स्टेज जो बनती है उसे प्रोटोनेमा कहते हैं, तंतु कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्रोटोनेमा कहते हैं। ये स्पोर्स से बनता है और हरा, शाखित, तंतुमय होता है। इसकी जो दूसरी स्टेज बनती है उसे पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है, इसकी दूसरी स्टेज। और ये जो होती है दूसरी स्टेज होती है, ये प्रोटोनोमा से ही विकसित होती है। इसमें सर्पिल आकार में पत्तियां व्यवस्थित रहती हैं और एक कली का आकार बनाती हैं। इसे सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी कहते हैं। इसमें भी एक सीधा पतला सा तना होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक शाखित मूलाभ मिट्टी द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग का विकास होता है। पार्श्वी कली ये सेकेंडरी स्टेज इसकी होती है। लीफी सेकेंडरी स्टेज जो है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इसमें लैंगिक अंगों का विकास होता है मॉस में। मॉस में जो कायिक जनन सेकेंडरी प्रोटोनेमा के टूटने या मुकुलन द्वारा होता है। जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा इसमें बनता है, ये हमने बनाया स्ट्रक्चर, इसमें जब ये टूट जाता है या इसमें बडिंग होती, टूट करके बडिंग होती है, मुकुलन होता है, बड जो इसके बड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर से नए प्लांट का ग्रो करते हैं। या ये जो सेकेंडरी स्टेज इसकी है, ये कैप्सूल टूट जाएगा और नया एक पौधे को जन्म देगा। इसमें क्या होता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। मतलब कि जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, हमने जो डायग्राम दिखाया उसमें ऊपर जो कैप्सूल था उसमें सेक्स ऑर्गन बनते हैं, वही इसके लीफी शूट है और इसमें ही सेक्स ऑर्गन इसके प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। मॉस के स्पोरोफाइट अधिक विकसित होते हैं और पाद, सीटा, कैप्सूल में विभेदित होते हैं। इससे पहले लिवरवर्ट के उतने ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, लेकिन मॉस के ज़्यादा विकसित होते हैं और एकदम से अलग अलग इन्हें पहचाना जा सकता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल फ्यूनेरियर, पॉलीट्रिकम, स्फेग्नम है। इसका जो मेन कॉमन एग्जाम्पल है वो फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फेग्नम है। ये इसका एक छोटा सा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये नीचे राइजोइड्स हैं, ये मेन एक्सिस है इसकी, और यहाँ पे ये लीव्स हैं छोटी छोटी, और ये आधा भाग इसका गैमेटोफाइट है और जो ऊपर का भाग है ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, लैंगिक अंग का विकास होता है। गैमेटोफाइट में जो होता है युग्मकोद्भिद होता है।
और इसके द्वारा अगर कोई वो टूटता है, कोई पार्ट टूटता है तो भी एक नए प्लांट को जर्मिनेट करता है। अब हम टेरिडोफाइटा के विषय में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ग टेरिडोफाइटा के विषय में जानेंगे। टेरिडोफाइटा का सबसे अधिक सजावट में उपयोग किया जाता है। सजावट के पौधों के तौर पे ये काफ़ी प्रचलित हैं और इनका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। फूलों वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं, इसीलिए इसका सजावटी पौधे के रूप में बहुत अधिक महत्व है। स्थल पर उगने वाले ये सर्वप्रथम पौधे माने जाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम उपस्थित है। इससे पहले के वर्ग के पौधों में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होता है, संवहन बंडल उपस्थित नहीं होता है, पर इसमें ये संवहन ऊतक उपस्थित होता है। मुख्य इसकी जो पादपकाय होता है वो स्पोरोफाइट होता है। इसका मुख्य पादपकाय यानी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, बीजाणुद्भिद होती है और इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती उपस्थित रहते हैं और देख करके ही आदमी विभेद कर लेता है व्यक्ति की इसमें जड़ क्या है, तना क्या है और पत्तियां क्या है। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो छोटी अथवा बड़ी दोनों ही हो सकती हैं। छोटी भी हो सकती हैं केवल बड़ी भी हो सकती हैं और दोनों हो सकती हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह बीजाणु पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणु पर संघनन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु या स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसमें बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट बहुकोशिक मुक्त जीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मकोद्भिद बनाता है। इसमें जब ये बीजाणु इस जो प्रस्फुटित होते हैं, अंकुरित होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर एक बहुकोशिक प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मकोद्भिद बनाता है। थैलाब युग्मकोद्भिद बनाता है जिसे प्रोथैलस कहते हैं। तो इसमें बीजाणु अंकुरित होने पर एक प्रोथैलस बनाता है। इन युग्मकोद्भिद के उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए होता है। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है और ये कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। मतलब कि इसमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण ये स्थलों पर ही रहते हैं और इसका फैलाव भी बाकी ब्रायोफाइटा आदि के अपेक्षा कम है। तो ये कम भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है, सभी जगहों पे नहीं पाया जाता है। इसमें युग्मकोद्भिद नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं।
पुंधानी से पुंमड़ू के निकलने के बाद उसे स्त्री धानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की थोड़ी आवश्यकता होती है। स्त्री धानी में अंडे से नर युग्मक का संलयन हो जाता है और युग्मनज बन जाता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बनता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। अधिकांशतः टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें समबीजाणु कहते हैं। जितने भी टेरिडोफाइट में एक ही प्रकार के जो स्पोर बनते हैं तो वो सब बीजाणु कहलाएंगे। सिलेजिनेला तथा साल्विनिया में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, बड़े और छोटे, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, विषम बीजाणु कहलाते हैं। बड़े जो बीजाणु होते हैं वो मादा होते हैं तथा छोटे लघु बीजाणु जो होते हैं नर होते हैं। इनसे क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाता है। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है तथा मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया भ्रूण बनता है और यह घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है। टेरिडोफाइट के 4 क्लास होते हैं। टेरिडोफाइटा के 4 क्लास होते हैं। चार क्लास में साइलोप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। कुछ थोड़े से नाम डिफ़िकल्ट होते हैं, इन्हें याद करना पड़ता है। स्फिनोप्सिडा और एक आखिरी टीरोप्सिडा। टेरिडोफाइटा के कितने भागों में बांटा गया? टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। जो साइलोप्सिडा है इसमें साइलोटम आता है। साइलोप्सिडा है तो इसे याद रखेंगे, साइलोटम। लाइकोप्सिडा है तो सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। लाइको से लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, इसे अपर क्लासेस में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पे हमें इतना ही जानना है, साइलोप्सिडा साइलोटम और लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक इसी तरह स्फिनोप्सिडा में इक्वीसीटम, जैसे स्फी वैसे इक्वी, तो इक्वीसीटम और टीरोप्सिडा में टेरिस, टीरो यानी कि टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एक टेरिस होगा, एक ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम। तो टीरो से टेरी याद रखेंगे, स्फिनोप्सिडा को इक्वीसीटम से याद रखेंगे, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला से लाइकोप्सिडा याद रहेगा और साइलोटम से साइलोप्सिडा। अब हम जिम्नोस्पर्म के बारे में जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी पौधे। जिम्नोस का मतलब होगा अनावृत और स्पर्म का मतलब होगा बीज, अनावृत बीज। ऐसे पौधे जिनमें बीजांड जो होते हैं अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं।
इसमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्य अथवा लंबे वृक्ष की झाड़ियाँ आती हैं। जिम्नोस्पर्म में पहले जान जाते हैं कि झाड़ियाँ आती हैं। जिम्नोस्पर्म में झाड़ियाँ आती हैं और ये मध्य और लंबी भी हो सकती हैं। मध्य लंबी वृक्ष की हो सकती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इस जिम्नोस्पर्म में आने वाला जो वृक्ष है, सबसे लंबा वृक्ष इस वर्ग का सिकुआ है। कौन सा वृक्ष है? सिकुआ या सिकोआ सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है। सिकुआ सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है। इस वर्ग की जो जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं। इस वर्ग में जड़ें मूसला पाई जाती हैं और कुछ जीनस की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? कवक के साथ सहयोग कर लेती हैं। जैसे कि पाइनस की जो जड़ें होती हैं कवक के साथ सहयोग कर लेती हैं, इसे कवक मूल कहेंगे। जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। जैसे कि साइकस, पाइनस एक उदाहरण है। कुछ जो जड़ें होती हैं कुछ वर्ग के वृक्षों की, इस वर्ग के कुछ जो पेड़ होते हैं जैसे कि पाइनस, उसकी जड़ें क्या करती हैं? कवक के साथ सहयोग कर लेती हैं। तो जो कवक के साथ सहयोग करती हैं, कवक के साथ जो सहयोग करेंगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कवक मूल कहेंगे। और कुछ वृक्ष होते हैं जैसे कि साइकस, इसकी जड़ें किसके साथ कर लेती हैं? साइनोबैक्टीरिया के साथ कर लेती हैं। सहयोग कर लेती हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम प्रवाल मूल कहेंगे। इन्हें प्रवाल मूल कहेंगे। इसके तने अशाखित अथवा शाखित दोनों हो सकते हैं। इसकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। इसकी पत्तियां, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ ये पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं। पत्तियां सरल और तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। ये कड़ी होती हैं तो ये ताप और नमी और वायु को आराम से सहन कर लेती हैं। शंक्वाकार पत्तियों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्ती रंध्र होते हैं। ये कहने का मतलब है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं
उनकी जो ऊपरी परत होती है मोटी होती है, मोटी क्यूटिकल होती है इन पर, और रंध्र जो होते हैं वो अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं। इस कारण इसमें पानी की हानि बहुत कम होती है, बहुत कम गटेशन होता है। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं विषम बीजाणुक होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। यानी कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो समान नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में ध्यान से सुनिएगा, बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। जो बीजाणुधानी जो होती है वो बीजाणु पर्ण पर उपस्थित होती है, और बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये एक सघन शंकु बनाते हैं, ये कोन बनाते हैं, शंकु बनाते हैं, जिन पर क्या होते हैं? लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है। तने पर बीजाणु पर्ण लगे होते हैं। समझते हैं ऐसे? तने पर तना होता है, उस पर क्या होते हैं? बीजाणु पर्ण लगे होते हैं, और वो बीजाणु पर्ण सघन होके इकट्ठा होके क्या बनाते हैं? एक शंकु बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। और इस शंकु पर क्या लगे होते हैं? लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी। शंकु पर क्या लगे होते हैं? लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणुधानी लगे होते हैं इस शंकु पर। जिन पर ये लघु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणुधानी लगी हुए होते हैं उन्हें नर शंकु कहेंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये वाले शंकु क्या कहलाएंगे? नर शंकु। और प्रत्येक लघु बीजाणु से एक नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही छोटी होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। यानी कि इस नर शंकु से क्या बनता है? एक नर युग्मकोद्भिद बनता है, और इस नर युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। बहुत सारे परागकण होते हैं, और इन परागकणों का विकास कहाँ होता है? इस लघु बीजाणुधानी में होता है। अब ये तो हो गए लघु की बात। इसी तरह से जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर और गुरु बीजाणुधानी लगे होते हैं उसे गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। ये लघु बीजाणु पर्ण है। और इसी तरह जब क्या होगा, किसी शंकु पे जब गुरु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणुधानी जिस शंकु पे लगे होंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मादा शंकु। वो मादा शंकु कहलाएगा। और इस मादा शंकु में मादा शंकु में जिस तरह से इसमें नर युग्मकोद्भिद बनते हैं उसी तरह इसमें मादा युग्मकोद्भिद बनेंगे। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर अथवा विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि अलग अलग ही होंगे, ये दोनों एक ही वृक्ष पर भी हो सकते हैं। जिस तरह अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग गुण होता है। एक ही वृक्ष पे जैसे कि पाइनस पे एक ही वृक्ष पे पाया जाता है, और साइकस पे अलग अलग वृक्षों पे पाए जाते हैं।
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पे होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे नर शंकु से नर युग्मकोद्भिद बन रहा था, यहाँ पे मादा शंकु से बीजांड बनेगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं और गुरु बीजाणुधानी में स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं और बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद उनमें स्वतंत्र रहते थे, लेकिन इसमें स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में रहते हैं। कहाँ रहेंगे? इस बीजाणुधानी, दोनों ही में आपने सुना होगा बीजाणुधानी है, तो दोनों ही बीजाणुधानी में रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं और परागकण से एक पराग नली बनती है जिससे नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या जाना? जिम्नोस्पर्म में हमने जाना कि अनावृत बीजी पौधे होते हैं। इसके जो बीजांड होते हैं, बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में झाड़ियाँ आती हैं। झाड़ियाँ मध्य और लंबी वृक्ष के रूप में भी हो सकती हैं और मीडियम साइज़ की भी हो सकती हैं। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म सिकोआ है। इसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं और पाइनस के साथ जब ये पाइनस जो एक एग्जाम्पल है, जो भी जिम्नोस्पर्म कवक के साथ सहयोग करेंगे वो कवक मूल कहलाएंगे और जो भी जिम्नोस्पर्म साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करेंगे वो प्रवाल्भ मूल कहलाएंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वातावरण में घुली हुई नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करते हैं। पत्तियाँ इसकी कैसी होती हैं? सरल और संयुक्त होती हैं। ये विषम बीजाणुक होते हैं, मतलब कि इसमें जो भी बीजाणु बनते हैं जो लैंगिक जनन में काम आते हैं वो क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तने पर बीजाणु पर सर्पिल अवस्था पे रहता है और इकट्ठा होकर क्या बनाता है? शंकु बनाता है। शंकु में अगर लघु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणुधानी मिलकर के शंकु बनाते हैं तो वो नर शंकु होगा। गुरु बीजाणु पर गुरु बीजाणुधानी मिलकर के शंकु बनाएंगे तो मादा शंकु होगा। इसमें जो इसके जो बीजाणु होते हैं वो बाकी इससे पहले के सदस्यों की तरह, जैसे कि शैवाल में और टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में क्या थे कि फ्री थे, इसके फ्री नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बीजाणुधानी में बंधे हुए रहते हैं और जब प्रस्फुटन होता है तो जो परागकण इसके निकलते हैं वो क्या करते हैं? हवा के द्वारा बीजांड पे जाते हैं मादा शंकु के और एक पराग नली की सहायता, पराग नली बनाते हैं जिससे क्या होता है? जो पराग होता है वो क्या करता है? पहुंच जाता है, ओवम तक पहुंचता है और वहाँ पर एक निषेचन होता है जिसके बाद युग्मनज बनता है। जो नर युग्म पराग नली से क्या होता है? नर युग्मक पहुंच जाता है स्त्रीधानी के पास और वहाँ पर शुक्राणु पहुँच करके निषेचन करता है जिसके बाद युग्मनज बनता है और बीजांड से बीज बनते हैं। और जो ये बीजांड, ऊपर हमने पढ़ा कि बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं रहते हैं, मतलब कि जो बीजांड जो बनते हैं, बीज बनते हैं, ये ढके हुए नहीं होते हैं और एक नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है और
हम अगले वीडियो में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप कमेंट में ज़रूर भेजें। हम उसके बारे अगले वीडियो में हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।